वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेस। मित्रों, आपका स्टडीपुर क्लासेस पर स्वागत है। और हम नाइन्थ क्लास मैथ की एक मुख्य प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर चल रहे थे और उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 20 के करीब। और अब हम आगे प्रश्नों का सिलसिला पार्ट 2 जारी रखेंगे। त्रिभुज एबीसी है। एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा मित्रों? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये देखिए, ये एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं? समान है। और ये है ए बी सी, जिसकी दो भुजाएं समान है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो दिया गया है, कल जैसा ही क्वेश्चन है, दिया गया है। और क्या दिया गया है? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या दिया मित्रों? ए सी दिया गया है। फिर कह रहा है ए पी है वो बी सी पर लंब डालो। यहां से इस पे क्या डालना है? लंब डालना है। और लंब डाल दिया तो कोण एक और कोण दो कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। तो हमने रचना की, और रचना में क्या लिखेंगे हम? ए पी, इसको पी नाम दे दिया। और ए पी है वो लंब डाल दिया किस पर? बी सी पर। जिससे क्या हो जाएगा? कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री। और ये कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मित्रों? कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। ये कोण और ये कोण सिद्ध करना है। वही दो त्रिभुज हो गए, और दो त्रिभुज है तो इसमें सर्वांग समता नियमों का पालन करते हुए हम इनको सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति क्या हो जाएगी? त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री। रचना से एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी और ए सी क्या है मित्रों? दिया गया है। और जब ये है तो देखिए, एक तो समकोण, एक उसके सामने वाला कर्ण, और एक भुजा आ रही है। तो कौन सा नियम लग जाएगा इसमें मित्रों? इसमें लग जाएगा आर एच एस सर्वांग समता से। आर एच एस सर्वांग समता नियम से। और आर एच एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा ए सी पी। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो बाय सीपीसीटी मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। तो इसका संगत कोण बी बराबर क्या आ जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। ये हो गया ये प्रश्न। कीजिए इसको, कीजिए इसको। आगे देखते हैं। आगे भी रेखागणित से है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और जिसमें एपी और सी क्यू है, वो एक विकर्ण दे रखा है बीडी, उस पर क्या है? लंब है। तो दर्शाइए कि ए पी बी ये त्रिभुज, और कौन सा है? सी क्यू डी, ये दोनों त्रिभुज हैं। ये आपस में क्या है? सर्वांग सम। और सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। मतलब पहले तो देखेंगे दिया गया है। और क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक क्या है मित्रों? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया गया है? शीर्ष ए से एपी लंब है किस पर? बीडी पर। तथा शीर्ष सी से, शीर्ष शीर्ष सी से सी क्यू लंब है किस पर? बीडी। अर्थात अर्थात इसको मैं कोण एक, इसको कोण दो दूं इस साइड वाले को,
इसको कोण 2 दूं तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर 90, सॉरी सॉरी, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा मित्रों। आगे देखेंगे, ये दोनों कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है इसमें कोई रचना करनी नहीं है, सिद्ध करना है सीधा, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए और AP बराबर सी। चलिए इसको हल करते हैं, उत्पत्ति लेते हैं और उत्पत्ति में दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में। दोनों में देखेंगे, एक तो दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 90 डिग्री। दिया गया है। और देखिए AB बराबर CD, AB बराबर क्या है, CD, AB बराबर क्या होगा, CD, क्योंकि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यहां से कोण B बराबर क्या है, कोण D, समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होते हैं मित्रों, बराबर होते हैं। तो कोण B, इस त्रिभुज का तो ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि कोण B और कोण D है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो बताइए कौन सा नियम लग गया, कोण, ये कोण और ये भुजा, तो कोण कोण भुजा, मतलब AAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, AAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, APB सर्वांग सम हो जाएगा CQD, और बाय CPCT हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है मित्रों, बराबर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दो इसके सॉल्यूशन कीजिए। आगे देखते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय को समझाइए। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, इसके बारे में देखिए, थोड़ा आपको आना चाहिए। यदि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, और यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर ले, तो वह तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु पर आकर मिलता है, तीसरी भुजा के भी क्या मिलता है, मध्य बिंदु पर आकर मिलता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु अन्य भुजा के समांतर खींची जाए, तो वह तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु पर आकर मिलती है। यह है मध्य बिंदु। डायरेक्ट पूछ सकता है, यदि कोई त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज AB भुजा पर अपने F या E ले लेते हैं, E कोई मध्य बिंदु है और इस BC भुजा के समांतर है, तो ये AC है का जो मध्य बिंदु होगा वो F होगा। AC का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा मित्रों, F होगा। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। आगे देखते हैं, वृत्त आ गया, क्या आ गया मित्रों, वृत्त आ गया। किसी वृत्त की एक जीवा ले लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है केंद्र, और यहां से ये और ये बराबर है, तो ये और ये और ये बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा मित्रों, 60 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री।
जीवा द्वारा लघु चाप, लघु मतलब छोटा, तो मैं इसको ओ, ए, बी और इसको नाम दे देता हूं सी। तो ये कह रहा है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये कोण सी, और दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप ये है, इसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण, इसको मैं डी दे देता हूं, डी ज्ञात है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों? तो देखो, पहली बात तो पहले इस डी को ज्ञात करते हैं, और डी के लिए एक नियम है, यदि किसी चाप द्वारा, यदि किसी जीवा द्वारा, जीवा द्वारा या चाप द्वारा, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो बना कोण है, उसी जीवा द्वारा, उसी जीवा द्वारा वृत्त पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या होता है मित्रों? दोगुना होता है। ये देखो हटा देते तो क्या हो जाएगा? किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त पर बने कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। मतलब कोण ओ है वो दो गुना है कोण डी का। कोण डी का क्या हो जाएगा? दो गुना। ओ है, इसका मान है 60, इसका मान कितना है? 60 हो जाएगा। या यहां से कोण डी निकाले, पहले ऐसे देख लेते हैं, कोण डी निकाले, कोण डी हो जाएगा 1/2 कोण ओ। कोण डी बराबर हो जाएगा 1/2, और कोण ओ का मान कितना है? 60। तो यहां से कोण डी का मान कितना हो जाएगा मित्रों? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ये देखिए यहां पर ए सी बी डी एक क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। यहां ए सी बी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वह होता है यदि किसी वृत्त, कोई वृत्त खींचा जाए और उस, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीट्स उस वृत्त पर स्थित है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एबीसीडी क्या है? ए सी बी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अतः सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? सम्मुख कोणों का योग कितना होगा मित्रों? 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री है तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण सी का मान पता नहीं, कोण डी का मान हमें पता है, कितना हो जाएगा? 30। इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 30, कोण सी बराबर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 150। कोण सी बराबर 150 उतारी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे मैं नाम दे देता हूं यहां पर ABC। ABC 69 दे रखा है। ABC 69 है तो BDC ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। एक आकृति दी हुई है जिसमें ABC, देखिए ABC इसका मान है 69, तो दिया गया है ABC बराबर 69 डिग्री, और ACB, AC और B, ACB बराबर दे रखा है 31। तो और ज्ञात क्या करवा रहे हैं मित्रों? ज्ञात करना है या सिद्ध करना है? ज्ञात क्या करवा रहा है? BDC का मान कितना हो। हल करते हैं, और हल करने पर हम जानते हैं त्रिभुज ABC में, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान ज्ञात करना है, तो कोण ए बी ए सी, कोण ए का मान क्या है बी ए सी, प्लस कोण बी का मान कितना दे रखा है 69, और कोण सी का मान कितना है 31 बराबर 180 डिग्री। तो बी ए सी बराबर ये हो जाएगा 70 बराबर 180, या बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो बी ए सी बराबर हो गया 100। अब हम एक बात और जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त पर कितने भी वृत्त पर बने जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात लिख देते हैं, किसी जीवा द्वारा वृत्त बने जीवा द्वारा बने वृत्त पर कोण बराबर होते हैं। तो यहां से बी डी सी है। अब देखिए, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर बने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो बी डी सी ये कोण, और इसी जीवा द्वारा बी ए सी, ये दोनों कोण क्या है आपस में, बराबर। तो दूसरा क्या हो जाएगा बी ए सी। अब बी ए सी का मान कितना है, बी ए सी का मान है 110, कितना है 110, तो बी डी सी का मान भी कितना हो जाएगा मित्रों 110 हो जाएगा। करो आगे देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हैं। देखो इसमें दो प्रश्न दे दिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। दो प्रश्न दे दिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं। ए बराबर दे दिया 18 सेंटीमीटर, बी बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, सी का भी पता नहीं है, और उसका परिमाप है वो दे दिया। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये दे दिया 42। ए का मान 18, इसका 10, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 42, 28, तो सी बराबर 42 माइनस 28, सी का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। ए बी सी का मान दे दिया। अब अर्ध परिमाप भी निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप में 2 का भाग दे देंगे। अर्ध परिमाप इसका इसमें भाग दिया, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा है। जब भी ए बी सी भुजाएं देता है, और भुजाएं देता है तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं, तो हीरोन का सूत्र से और हीरोन का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस है, इसका मान दे रखा है मित्रों 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस सी का मान दे रखा है 14। 21 में से 18 गए तो 3, 11 और ये हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे। और इसको भी हम अलग तरीके से तोड़कर थोड़ा मान निकाल लेंगे। 21 को मैं लिख देता हूँ 7 या 21, 3, 11 और ये 7, इनका पेयर है वो बाहर आ जाएगा। 7 और 3 तो बाहर आ गया, और 7 में बच गया अंडर 21 अंडर रूट 11, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका क्या आ जाएगा मित्रों, क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे देखते हैं, और देख लो कोई गड़बड़ हो रही है तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 हो गया 21, ये 3, ये 11 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यदि अंडर रूट 11 का मान दिया हुआ हो तो ठीक है, अन्यथा यही अपना आंसर हो जाए। आगे देखते हैं, ये बता रही है इसको। आगे इसमें एक प्रश्न और दे रखा है, उसके लिए थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं। और भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, वो दे रखा है मित्रों 12 अनुपात 17 अनुपात 25, और मैंने कल भी बताया था अनुपात 18 और एक्स लगाओ, 12x 17x और 25x। और इनका परिमाप दे रखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x 500,
इनको जोड़ेंगे तो ये 54 आ जाएगा। 54 x बराबर 540, या x बराबर हो जाएगा 540/54। x का मान 10 आ जाएगा। a का मान आ जाएगा 12 गुना 10 मतलब 120, 170, और ये हो जाएगा 200। ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और इससे ये प्रश्न आसानी से बुझाई आ गई। ABC, ए का मान 120, बी का मान 170 और सी का मान 250, और इनके सहायता से हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो शंकु क्या है, ये शंकु में तो ये क्या है, शंकु है, और ये शंकु है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करा। कुल कुल में तो ये तो आएगा ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और इसके साथ में इसका आधार भी आएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी किसका मित्रों? शंकु का। शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखो पाई आर एल, तो ये हो जाएगा, और इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, पाई आर एल प्लस, ये हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई है उसका मान दे रखा है एल बराबर 21 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास व्यास डी बराबर दे रखा है 24, तो आर बराबर हो जाएगा d/2 मतलब 24/2, और यहां से आ जाएगा 12। पाई का मान आप, तो सूत्र क्या है? 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 21 + 12। और आप इसको हल करते हुए इनका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हल करना है, और हल करने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। थोड़ा सा हल आपको करना है समय का। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोला है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। और 4πr² बराबर दे दिया 154। तो यहां से 4 का मान 22/7, आर कितना है ज्ञात करना है, आर का मान। तो r² बराबर हो जाएगा 154, जो बटे में है वो गुणा में, और जो गुणा में है वो आ जाएगा बटे में। इसको इससे काटेंगे, r² बराबर 7 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, r बराबर हो जाएगा 7/2 मतलब r का मान हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन। और एक परिवार में जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई है, और ये दे रखा मद दे रखा ग्रोसरी मतलब परचूनी का किराया, बच्चों की सामग्री, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध मतलब अन्य कार्यों में। और जो खर्च है वो क्या है? 4,000 में। तो ग्रोसरी मतलब परचून में 4,000, इसमें 5,000, बच्चों की शिक्षा में 5,000, दवाइयों में 2,000, ईंधन में 2,000, मनोरंजन में 1,000, और विविध में, और ऐसे करके ये टोटल कितना हो गया? 20,000 है। तो दिए गए आंकड़ों का एक दंड आरेख बनाना। और दंड आरेख के लिए मित्रों, दंड आरेख है वो इजिली हम इस प्रकार कह सकते हैं। देखिए नीचे, अब मैं थोड़ा चलो वही लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनको उसमें बांट देते हैं, इधर को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। ये तो है खर्च। क्या है मित्रों? ये खर्च है। ये तो क्या है? खर्च। और ये जो पेमेंट है ये किस में है? हजारों रुपये में, 1,000 रुपये। और एक तरफ दे रखा है मद, और मद है उसमें अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले ग्रोसरी के लिए बात करते हैं। यहां पर ग्रोसरी मान लेते हैं, और इसके लिए कितना है मित्रों? 4,000। कितना है? 4,000। सर नहीं आ रहा शेप, अपन ऐसे देख लेते हैं। क्या है? 4।
फिर देखते हैं किराया है उसके लिए 5। फिर बच्चों की शिक्षा है और ये भी कितनी है, 5। फिर दवाइयां हैं वो है 2000। ईंधन भी 2000। मनोरंजन है वो 1000। और विविध है वो भी कितना है मित्रों, 1000। अगर इसकी बात करो तो एक ग्रोसरी है, आप यहां भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो। ये किराया हो जाएगा, ये बच्चों की शिक्षा में हो जाएगा, ये दवाइयों में हो जाएगा मित्रों, दवाइयाँ, ये ईंधन के रूप में हो जाएगा, ये मनोरंजन, और ये हो जाएगा विविध। इस प्रकार ध्यान रखना, इनका जो गैप है वो बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा एक, इनमें ये आयत, अगर आप टच करते हुए लिखेंगे तो ये आयत हो जाएगा, लेकिन इनको अलग अलग रखने हैं तो ये क्या हो जाएगा, दंडालेख हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है पूरी 9th क्लास के पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसे आशा भी करता हूं कि जो भी एग्जाम आएगा उनमें से इनमें से 70-80% क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएंगे।